देश बदलेगा। मैं हूं आपके साथ स्वप्नेश दुबे और साफ तौर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश बदलने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के मुरादाबाद में परिवर्तन रैली में लोगों को संबोधित किया। नोटबंदी के बाद यूपी में पीएम की यह चौथी रैली थी। प्रधानमंत्री ने एक तरफ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मुद्दा उठाया, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों से दोबारा 50 दिन का समय मांगा। बैंकों के बाहर लोगों की लगती लाइन को मुद्दा बना रहे विपक्ष और खास तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम ने कहा कि पहले लोग चीनी लेने के लिए लाइन में लगते थे, तब उन्हें नहीं दिखता था। देश में टेक्नोलॉजी के बढ़ते स्तर पर, खास तौर पर मोबाइल के बढ़ते उपयोग पर पीएम ने क्या कहा, आप भी सुनिए। भाइयों बहनों, अब जमाना चला गया, अब वक्त बदल चुका है। अब तो मोबाइल फोन में ही आपकी बैंक आ गई है। आपके मोबाइल में ही आपकी बैंक है। आपके मोबाइल फोन में ही आपका बटुआ है। अगर आपके पैसे बैंक में पड़े हैं तो आप मोबाइल फोन से जो खर्च करना है कर सकते हैं, खरीदना है खरीद सकते हैं। सारी व्यवस्था उपलब्ध है। इसके लिए एटीएम पर जाकर के नोट निकालना जरूरी नहीं है। आप अपने मोबाइल फोन से भी खर्चा कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में भ्रष्टाचार को लेकर किस तरह से विपक्षियों को निशाने पर लिया, भ्रष्टाचार को लेकर क्या बात कही, आप भी सुनिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता है तो गुनहगार है क्या? भाइयों बहनों, मैं हैरान हूं। आजकल मेरे ही देश में कुछ लोग मुझे गुनहगार कह रहे हैं। मैं हैरान हूं भाइयों। क्या कारण है? क्या मेरा यही गुनाह है कि भ्रष्टाचारियों के दिन बुरे होते जा रहे हैं? क्या यही गुनाह है मेरा कि गरीबों को हक दिलाने के लिए काम कर रहा हूं? क्या यही है मेरा गुनाह कि गरीबों का हक छीनने वालों को अब हिसाब देना पड़ रहा है? और जनधन खातों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुरादाबाद की रैली में किस तरह से बात कही और जनधन खाते वालों को भी किस तरह का संदेश दिया, सुनते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, गरीबों के नाम पे हुआ था, लेकिन इस देश के आधे से अधिक लोग थे जिन गरीबों को कभी बैंक के दरवाजे तक जाने का मौका नहीं मिला। जब मैंने कहा मैं सबसे पहले गरीबों का बैंक में खाता खुलवाऊंगा, मैं सबसे पहले गरीबों के लिए बैंक में खाता खुलवाऊंगा, तो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे। भाइयों बहनों, खाता खुलवाया कि नहीं खुलवाया? खुलवाया कि नहीं खुलवाया? मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। ये बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए, वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी करे तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था, सबूत लाओ। ये बराबर डिब्बे। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। देश बदलेगा, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं क्योंकि इस रैली में तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात की। गरीबों से भी सीधे बात करने की कोशिश की। कांग्रेस की ओर से राजेश यादव जी और बीजेपी की ओर से अनिला सिंह जी हमारे साथ रहेंगे। आप दोनों का स्वागत है। जब ये हम प्रतिक्रिया दिखा रहे थे, आप दोनों के चेहरों पर हंसी थी, आप दोनों सुन रहे थे बड़े अच्छे से। राजेश यादव जी, सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जनधन खातों को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कहा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या आपको लगता है
वाकई ऐसा होना चाहिए, जनधन खातों का जो गलत इस्तेमाल हुआ है उस पर रोक लगनी चाहिए और उसके लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइडिया दिया है वो कारगर सिद्ध होने वाला है? देखिए, इस समय वो प्रधानमंत्री जी फंस गए हैं। अच्छा। हाँ, उन पे इन वाक्यों के अलावा कोई और वाक्य है नहीं। क्योंकि उन्होंने जो इस समय 8 तारीख को जब ये स्कीम जो लॉन्च करी थी, योजना जब बताई थी नोटबंदी की, अच्छा। तो उस समय उन्होंने कहा कि नोटबंदी से जो काला धन है वो बाहर आएगा, काला धन। और दूसरी बात कि जो नकली नोट हैं, अच्छा, देश के अंदर बढ़ रहे हैं, उन पर रोक लगेगी। तीसरी बात कि जो आतंकवादी हैं उनको फंडिंग हो रही है, अच्छा, तो उस पर रोक लगेगी। अब देख लीजिए, हमारे देश के अंदर जो सरकार ने जो नोट छापे हैं, ठीक है, 500 के और 1000 के नोट 14.5 लाख करोड़ हैं। ठीक है, 14.5 लाख करोड़ 500,000 के नोट जो चेंज होने हैं, हाँ, उनमें से कल तक 11 लाख करोड़ रुपए जमा हो चुके सर मेरा सवाल कुछ और था राजेश जी। मैं मेरा वही बता रहा हूँ, वही आऊंगा, आप पूरी बात बता के वहीं बहुत आऊंगा दूर मैं। से घूम के आएंगे, हमारे पास घूम टाइम के- नहीं है ना राजेश जी, घूम के बताइए। तो इसलिए जब तक ये आप पूरी चीज सोचेंगे नहीं, अच्छा। जब तक बताएंगे नहीं, हाँ। तो कैसे आपको पता आपको लग रहा नहीं, ये आपको कमी- क्या लग रहा है कि कारगर सिद्ध होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइडिया दिया है, जिन्होंने भी कारगर जनधन सिद्ध खाते तो का गलत इस्तेमाल सरकार किया? ने जो 3.5 लाख करोड़ रुपए का जो अनुमान लगाया था कि काला धन सरकार के खाते में जो है काला धन आएगा, आप देखिए 11 लाख करोड़ तो जमा हो गए, 3.5 लाख करोड़ बचे हैं जिनका सरकार ने अनुमान लगाया ठीक ये है। काला धन है। ठीक है, अभी 1 महीना है, लोग ठीक डेली है। जमा कर रहे हैं। हाँ। तो ये तो एंडम पता लगेगा कि काला धन कितना रह गया, हाँ। कितना जो बची हुई रकम जो पहुंचेगी नहीं, हाँ। उसी को तो हम काला धन मानेंगे। अभी तो बैंक में लाइन कर रहे हैं, रोज जमा कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा बात आपने देखा होगा नकली नोट। नकली नोट आप देखिए, जो मेक इन इंडिया के जो सदस्य हैं अभिनय जी, और 4.5 करोड़ रुपए उनके यहाँ देखिए पकड़े गए, उनमें से वो 2 करोड़ रुपए सर जो है फिर आप चला सवाल चुके का हैं। जवाब नहीं दे रहे। देखिए आप मैं राजेश उसी जी, पे आ रहा हूँ। तो देखिए ये जो चीजें हैं, काला धन, टेररिस्ट पे पैसे पकड़ गए, टेररिस्ट पे, और ये जो उन्होंने अनुमान लगाया 3.5 लाख करोड़ का, ये तो आ नहीं रहा है। तो प्रधानमंत्री को इन बातों के कहने के अलावा अब कोई चीज बचती नहीं है। आप बताइए। अच्छा, तो आप ये समझ रहे हैं कि हाँ। कुछ बचा नहीं है और इसलिए वो हाँ, ये कह रहे हैं? पब्लिक से कह रहे हैं। अब देखिए, जो हर ऐसा कोई सदस्य नहीं है ठीक गांव है। के अंदर, घर के अंदर, ठीक है। जिनने भी जनधन योजना भी में खाता खुलवाया है, उनको भी ऐसा कोई सदस्य नहीं है जिनके घर में 1000, 2000, 4, 5, 10,000 रुपए नहीं होते हों। इमरजेंसी में गरीब लोग बैंक का भरोसा नहीं रखते हैं। ठीक है। 10-20 हजार रुपए हर आदमी घर में रखता है। हाँ। अब कितनी ये अकाउंट खुले और कितना पैसा है, डिवाइड करेंगे तो 10 ठीक है। हजार रुपए भी आप खाते ये में नहीं आ कह रहे। आप नहीं बता रहे, आपने ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री का ये जो आइडिया है वो कारगर सिद्ध होगा कि नहीं, जो मेरा सवाल था। आप ये कह रहे हैं कि नहीं हो कारगर तो सकता। इसलिए सिद्ध नहीं होगा। हाँ। कारगर तो ये आप देखिए ना, प्रधानमंत्री कारगर सिद्ध होता ठीक तो है। जो इनने घोषणाएं करी हैं कारगर सिद्ध नहीं हुई ना। ठीक है वो अनिला fail हो जी, गई। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सीधी बात की, मन की बात तो वो करते ही हैं, लेकिन जो सीधी बात की आज लोगों से, जनधन खाते जिनके हैं उन लोगों को कहा कि पैसे जो पड़े हैं हाथ मत लगाइए, और अगर कोई आपके पास आता है तो मुझे आप चिट्ठी लिखिए, सीधी बात, क्या आप इससे सहमत हैं? क्या ये कारगर सिद्ध होगा ये आइडिया? देखिए स्वप्निल जी, जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और आपने कहा था कि जब मोदी जी की रैली के सीन्स आप दिखा रहे थे तो हम लोग बहुत खुश थे, और मैं वाकई में बहुत खुश थी, और कहीं ना कहीं इतनी खुश थी कि मेरी आंखें भी नम हो रही थी खुशी की वजह से कि इस देश को आखिरकार एक ऐसा प्रधानमंत्री तो मिला जो कि गरीबों के विषय में सोच रहा है। नहीं तो अभी तक 50 से 60 वर्ष जिस राजनीतिक दल ने इस देश पर राज किया था, उसने कहने के लिए जरूर कहा था कि गरीबी हटाओ पर्दे के आगे से, पर पर्दे के पीछे क्या किया कि गरीबी बढ़ाओ, अमीरी और गरीबी में जितनी ज्यादा से ज्यादा और गहरी खाई हो सकती है उतनी खाई पैदा कर दो। और उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि हमारे देश में गरीब जो है गरीब बनता चला गया और अमीर जो थे वो अमीर होते चले गए। आज ऐसा प्रधानमंत्री जो सच्ची मायने में जननायक है, उसने इस पूरे
देश के विषय में सोचा है, किसान, गरीब, महिला, युवा। आप देखिए ना, उनका जब आप भाषण सुनेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ये जो इतना मजबूत कदम उठाया है, इसके लिए हिम्मत चाहिए, इतना आसान नहीं है। जिस प्रकार की पूरे एक इकोनॉमी है हमारे देश की, एक प्रधानमंत्री को ऐसा फैसला लेने के लिए हिम्मत चाहिए। वो भी एक कंफर्ट जोन में जा सकते थे स्वप्नेश, कि भाई नहीं ठीक है, मैं प्रधानमंत्री बना हूं और मैं झूठ झूठ और मीठी मीठी बातें करूंगा, जैसे कि पहले के राजनीतिक दल करते आए हैं। परंतु ये उस प्रकार के प्रधानमंत्री नहीं हैं। इन्होंने कहा कि जो मैं कहूंगा वो मैं करके दिखाऊंगा, और वही किया। अब ये देखिए ना, 30 सितंबर तक इन्होंने कहा था कि एसडीएस स्कीम के अंतर्गत जिसको जो डिक्लेयर करना है करो, नहीं तो खून के आंसू रोगे, मैं रुला दूंगा। और क्या हो रहा है आज? कौन बौखलाए हुए घूम रहे हैं? क्या गरीब आदमी बौखलाया हुआ है? कौन पागल हुआ घूम रहा है? कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए घूम रहे हैं? कौन भाषणबाजी कर रहे हैं? आप पर एक आरोप ये भी तो लग रहा रहा है ना, आप पर आरोप लग रहा है कि आपने पहले कहा था कि काले धन वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, लेकिन उसके बाद आप ऐसी स्कीम लेकर आ गए कि 50-50%। ठीक है भाई, आप 50% रख लीजिए, 50% हमें दे दीजिए। अगर वो भी नहीं रखना चाहते तो आप फिर 25% रख लीजिए और 75% हम। ये इस स्कीम को लेकर आलोचना हो रही है, तो आपको क्या लगता है ये स्कीम वाकई ठीक है? क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में, काले धन के खिलाफ लड़ाई में कारगर सिद्ध होगी? नहीं, देखिए मुझे तो ये लगता है कि जो इस प्रकार की बात करते हैं कि भाई देखिए ये आप डिफरेंट विंडोज खोल दे रहे हैं और ये काला धन किस प्रकार से वापस आएगा, ये केवल शब्दों का ताना बाना बुनकर इस भारतवर्ष में जिनको आर्थिक समझ ज्यादा नहीं होती उनको बरगलाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा काला धन, आपको भी पता है काला धन क्या है, जो कि घरों में बोरों में, गद्दों के नीचे, तकियों में भरा हुआ है, अलमारियों में बंद है, या तो वो उसमें ताले में बंद पड़ा रहे और हमारे कंट्री की जो इकोनॉमी है उसके अंदर ना आए, जिसकी वजह से वो अगर आ जाता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके शिक्षा और जो स्वास्थ्य हर एक क्षेत्र में कार्य होगा। तो इसके तरीके ढूंढने पड़ते हैं कि जो अलमारियों में बंद काला धन पड़ा हुआ है कि किस प्रकार से उसको हम रेगुलर इकोनॉमी में लाकर और इस देश के कल्याण के लिए हम इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए आपने ये तरीका रखा है ताकि किसी तरह से जो काला धन है, जो गद्दों के नीचे है, जो तकियों में भरा है। राजेश यादव जी, अगर आप ठीक से इसे समझ पा रहे हैं तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और साथ ही ये भी कि आपका बिना नाम लिए निशाना साधा गया है कि पहले भी तो चीनी और मिट्टी के तेल के लिए आपने कतारें लगाई, आपने 70 साल तक जिस कतार को लगाए रखा, उस कतार को खत्म करने के लिए ये आखिरी कतार मैंने लगाई है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा है। सर देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जब प्रधानमंत्री, आपने एक काला धन और एक राशन, जो मिट्टी के तेल और राशन जो भी है उसके लिए लाइन लगती थी देश के अंदर, तो मैंने काला धन पे बताता हूं आपको कि जो काला धन है, प्रधानमंत्री ने कहा जिसके पास काला धन होगा वो जेल जाएगा। तो अब कहां जेल जाएगा? आधा आधा कर लो, 50-50, कहां जेल गया? जो पहले करने में और बाद में कथनी और करनी में अंतर आ गया ना। बड़े बड़े भाषण देते कि वो जेल जाएगा, काला धन है जिन पे, जिन पार्टियों पे काला धन है वो जेल जाएंगी। आपने स्कीम ऐसी कर दी, कोई जेल नहीं जाएगा। लेकिन अनिला जी कह रही है कि तरीके ढूंढने पड़ते हैं ना। अनिला जी कह रही हैं कि तरीके ढूंढने पड़ते हैं अगर काले धन को तरीके अगर बिल्कुल देश के लिए इस्तेमाल करना हो तो देखिए तरीके ढूंढ रहे होते हैं वो ठीक है, लेकिन आप उससे पहले तरीके, यही तो कह रहे हैं एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है। जब अनुभव की कमी यहाँ झलकती है, आप देखिए रोज स्कीम रोज बदलते हैं, रोज आप, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन जो है नोटबंदी पे नया फैसला ना आता हो। पर डे अब की 2000 रुपए, कभी 5000, कभी 24,000, कभी 4000, कभी 4500, कभी 2000, डेली रोज स्कीम रोज चेंज होती है। इससे यही अनुभव होता है कि पार्टी को और जो प्रधानमंत्री को अनुभव नहीं है। अच्छा। और जिन पे अनुभव है उनसे वो लेना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात देखिए, जो उन्होंने कहा कि पहले लाइन लगती थी, जब देखिए देश को जब अंग्रेज निचोड़ के गए थे, आपने ये कहा राजेश के अंदर क्या नहीं, था? आप निचोड़ने की बात कह रहे हैं ना, जब देश राजेश जी आप निचोड़ने की बात कह रहे हैं। आपने कहा कि गरीबों तक पैसा नहीं पहुंचा। जिन लोगों ने, देखिए ये भी एक तरीका होता है, जिन लोगों ने जनधन खातों का इस्तेमाल करके अपना पैसा जो है, अपना काला धन सफेद करने की कोशिश की होगी। अब जब प्रधानमंत्री का आइडिया अगर आम इंसान को, जो दर्शक अभी देख पा रहे हैं, अगर उन्हें समझ में आ गया और वो उस पैसे को हाथ नहीं लगाते तो जनधन खातों में तो पैसा पहुंच गया ना। सर देखिए काला धन ही पहुंचा है उसमें। दुबे जी, ये संख्या कितनी हो सकती है? 1%। आप 1% ये हम अंदाजा अभी नहीं लगा सकते, अभी फैक्ट्स नहीं है। जो गरीब लोग हैं उनने सत्यता ईमानदारी के साथ पैसा डाला है, वो तो निकाल ही नहीं सकता।
वो तो भूखा मर रहा है। नहीं, वो तो नहीं, परेशान है। गलत आप कह रहे देखिए, मैं अभी सेक्टर 6 से निकल के आ रहा सपनेश जी, हूँ, लाइन लग रही है। हाँ, आप 12 बजे जवाब तक दीजिए किसी का अनिला जी इसका। लास्ट वाले का नंबर आ जाए, राजेश जी को 12 मैं बजे जवाब तक देता भी हूँ। कब घर जाएगा, कब पैसा निकालेगा, कब क्या है, आप देखिए ना। देखिए- और जो राशन कार्ड की इसकी बात कर रहे हैं, हाँ। अंग्रेज देश को निचोड़ के चले गए। अच्छा। आप देखिए, सुई भी नहीं देश के अंदर बनती थी। हाँ। उस समय एक सुई नहीं नहीं बनती सर, थी। आज सुई से, और जो इतनी टेक्नोलॉजी आई है, क्या मोदी साहब देंगे देश को? नहीं, मैं इन्होंने की थी। उत्तर दे देखिए अनिला जी से इसका जवाब तो ले ही लेंगे, लेकिन जनधन खातों को लेकर जो बात आपसे मैंने कही राजेश जी, अगर उससे पैसे नहीं निकालता वो व्यक्ति जिसका जनधन खाता है, जिसमें पैसे डाले गए हैं, तो वो उसी व्यक्ति का अब पैसा हो जाएगा। ये तरीका है सर, ये समझना पड़ेगा। अगर आप ठीक से, अगर विरोधी चश्मे से देखेंगे तब तो नहीं ये तो समझेंगे। गुमराह करने का तरीका है। अच्छा ठीक है, गुमराह करने का। अनिला जी से जवाब ले लीजिए इसका। देखिए स्वप्नेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी राजेश जी कह रहे हैं कि बैंकों में, एटीएम्स में लंबी लंबी लाइन लग रही है। मैं अभी लौट कर आया हूं और अब भी लाइन लग रही थी। तो मैं फिर से इनको याद दिला देती हूं, इस देश के प्रधानमंत्री, जो कि इनके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी और आपके भी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने 50 दिन का समय मांगा है। तो आप 30 दिसंबर तक इंतजार करिए, है ना। ये लाइनें फिर भी बरकरार रहती हैं या इनमें कोई कमी आती है? क्योंकि मैं दावे के साथ कहती हूँ कि जनवरी यानी नए साल से ये जितनी भी चीजें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। ऐसा तो मैं नहीं कह रही हूँ कि भाई ओवरनाइट एकदम से चेंज आ जाएगा, पर चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। और ये चीज़ मुझे बहुत ताज्जुब होता है स्वप्नेश जी कि एक आम इंसान इस चीज़ को समझ रहा है, एक किसान इस चीज़ को समझ रहा है, एक गरीब इस चीज़ को समझ रहा है, परंतु बहुत सारे लोग और ख़ास तौर से राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग, जिनकी अलमारी से हवाई जहाज में रख के पैसा जाने कहाँ कहाँ पहुँचता था, आज वही पैसा जो है जनधन अकाउंट्स में पहुंच गया है। तो इनकी जो बेचैनी है, बेकरारी है, वो समझ में आती है, जो इतने ज़्यादा ये लोग विचलित हो रहे हैं। और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जनधन अकाउंट्स जिनके पास है, उनके अकाउंट्स में जिन लोगों ने पैसा डाला है, आप मत निकालिए। अगर आपको जोर जबरदस्ती से पैसा निकलवाते हैं वो, तो आप मत निकालिए। और आप चाहें तो मुझे चिट्ठी लिख सकते हैं। परंतु मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, कल अखबारों में भी आ गया था, खबरों में भी आ गया था कि जनधन अकाउंट से 10,000 रुपए आप निकाल सकते हैं एक महीने में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सब क्यों है? एक गरीब आदमी का शोषण ना हो इसलिए। ठीक है, दो मुद्दों पर हमने बात की, भ्रष्टाचार और जनधन खातों को लेकर। अब आ जाते हैं डिजिटल बैंकिंग जिसकी बात की जा रही है, ऑनलाइन बैंकिंग की बात, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। राजेश यादव जी, इसमें दिक्कत क्या है? अगर ऑनलाइन बैंकिंग की ओर, डिजिटल बैंकिंग की ओर हम बढ़ रहे हैं, कैशलेस इकोनॉमी की ओर और अगर हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा भी अगर कदम बढ़ा पाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? प्रधानमंत्री ने यह नहीं कहा कि कैशलेस इकोनॉमी पूरी तरह से हो जाए, उन्होंने कहा कि शुरुआत लेस कैश से तो हो ही सकती है। देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत ये है कि अभी तक देश के अंदर आप कैशलेस करेंगे, आप मार्केट में आप निकल के चलिए, 90% लोगों पे सुविधा नहीं है। अच्छा, सुविधाओं की कमी है। प्रधानमंत्री बोल तो देते हैं, हर रैली में बोल देते हैं, हर स्टेट में जाते हैं, बोलते तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बोलता अच्छे हैं, हम उनकी तारीफ करते हैं, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, बोलते अच्छा हैं, लेकिन ये अमल नहीं करते हैं। तो अमल करने में उसमें लेकिन बहुत अमल फर्क तो है। वो जनता आप कर रही है देखिए, राजेश जी, जनता करेगी। आप देखिए, अभी आज ही हम आप खबर अभी दिखा रहे मार्केट थे, में एक जाइए, सब्जी मैं वाले ने अपने देखिए, बिजनेस को बढ़ाया, पेटीएम का इस्तेमाल करके 80,000 तक उनका बिजनेस हुआ। आज ही हमने खबर दिखाई है, तो आम जनता तो जरूर जुड़ रही है सर। किसका बिजनेस? पेटीएम का इस्तेमाल करके सब्जी वाले ने अपने बिजनेस को 80,000 तक पहुंचा दिया सर। तो जनता तो जुड़ रही है। देखिए, एक किसी ने पहुंचा दिया होगा, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप गांव के अंदर जाइए, गांव के अंदर आप देखेंगे जो हमारी गोभी है 2 रुपए किलो बिक रही है। 2 रुपए किलो। और अगर वो ट्रैक्टर में भर के मंडी तक ले जाता है, तो जितनी की गोभी है उतना का खर्चा आ जाता है। आप देखिए वो कितने लोग किसान हैं, उन्होंने गोभी को ऐसे ही खेत में छोड़ दी। ठीक है अनिला जी, ठीक है, मेरे पास आखिरी का वक्त बचा है। अनिला जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लास्ट जो हमारा मुद्दा है उसी पर मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, क्योंकि इसको लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। कैशलेस इकोनॉमी की बात की गई, क्या आपको लगता है ये इतना आसान है? क्योंकि जो राजेश यादव जी कह रहे हैं वो भी एक तरह की सच्चाई है कि तमाम लोगों तक अब तक नहीं पहुंचा है। तो आप लोग इसके लिए क्या करेंगे? क्योंकि आज मैं देख रहा था कि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि उनके सांसद और कार्यकर्ता लोगों तक पहुंचेंगे, उन्हें ट्रेन करेंगे, और क्या कुछ किया जा सकता है इसको सच साबित करने के लिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है? जी बिल्कुल। देखिए स्वप्नेश जी, सबसे आपकी आखिरी बात से मैं शुरुआत करूंगी कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, जो एमएलए एमपीज हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो लोगों के बीच में जाकर एजुकेट करेंगे कि भाई किस प्रकार से आप जो हैं अपने मोबाइल के द्वारा
या अपने लैपटॉप कंप्यूटर के द्वारा किस प्रकार से आप जो है जी। डिजिटल जो मनी ट्रांजैक्शन है वो जी। कर सकते हैं। जी। नंबर एक, हाँ। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि वाकई में बदलाव देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी इस देश में। ठीक है। और हम लोग, मेरी बात जरा सा पूरा हो जल्दी जाने से। दे। और दूसरी बात स्वप्नेश जी, देखिए जब एक चेंज आया था, मैं बैंक्स के माध्यम से मैं बात करती हूँ कि पहले जब बैंक्स नहीं थे, एक आम आदमी, किसान, गरीब जो होता, ठीक है। वो जो उसके मोहल्ले का या गांव का जो बनिया होता था उससे बार्टर सिस्टम करता था। हाँ। ठीक है, पैसे भी उधार ले लेता था। हाँ। फिर बैंकिंग सिस्टम आया, तो ठीक क्या है। उसमें बदलाव नहीं आया? क्या ठीक उसने है। बैंकिंग सिस्टम को अडॉप्ट किया कि नहीं किया? हाँ। उसने अडॉप्ट किया। हाँ। उसी प्रकार से ये बदलाव जो है तो वो नरेंद्र मोदी अडॉप्ट जी करने के लिए तैयार है। आप ये बिल्कुल। कह रही हैं कि वो तैयार है, लेकिन जो विपक्षी दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनको ज्यादा चिंता हो रही है क्योंकि राजनीतिक दलों की सियासत भी इसी से चलती है और इसी वजह से उसमें ब्रेक तो जरूर लगा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में आने के लिए। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।